हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री। जी हाँ, एंशियंट हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। आपको मालूम होना चाहिए हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से एंशियंट हिस्ट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर अगर हम देखें, एनालाइज करें, तो उसमें हम पाते हैं कि 8 to 10 एमसीक्यूज़ जो है वो एंशियंट हिस्ट्री से पूछे गए हैं। जी हाँ, ऊपर से अब आपको मालूम होगा बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग है 1/3। तो इन सारी चीज़ों से, नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए, 8 से 10 मार्क्स जो है वो स्कोर करने के लिए हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करना है वो करना है रिवीज़न। रिवीज़न है क्या? रिवीज़न वही है रिपीटेशन। ठीक है, आपने जो पहले पढ़ा है उसको बार बार दोहराइए, सेम चीज़ पढ़िए, ताकि आपके पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि ये नेगेटिव मार्किंग ना आए। आपको जब क्वेश्चंस मिले तो आपको पता चले कि या तो ये सवाल हमें आते हैं या सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, या तो हम अगर इसमें से 2 आंसर जान रहे हैं तो हम इसको एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हैं इस एमसीक्यू को। ये सारा चीज़ आपको तभी आएगा जब आपके पास बढ़िया रिवीजन होगा। ठीक है, और इसको करने के लिए एक बेस्ट बुक है, वो है लूसेंट। इसमें ऑलमोस्ट, अगर इस बुक की क्वालिटी बताऊं तो ऑलमोस्ट एंशियंट हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स कवर किए गए हैं और सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, और ये एक बिल्कुल शॉर्ट नोट्स की तरह है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ एंशियंट हिस्ट्री का। ज़्यादा नहीं, बस 5 से 6 वीडियोज़ में पूरा लूसेंट का एंशियंट हिस्ट्री मैं आपके लिए कवर कर दूँगा। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं। बात मॉडर्न हिस्ट्री की है तो मॉडर्न हिस्ट्री का ऑलरेडी हमने घटना चक्र आपके पास करा रखा है, जाइए चेक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पे। ठीक, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला जो चैप्टर होगा, हम शुरुआत कर रहे हैं, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस सिविलाइजेशन जो है वो इसका पुराना नाम है और नया नाम था इसका हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन की अगर हम बात करें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट नाम जो होगा इस सिविलाइजेशन का वो हड़प्पा सिविलाइजेशन होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो आर्कियोलॉजिकल साइट का नाम कैसे रखते हैं, तो फर्स्ट में जो आर्कियोलॉजी डिस्कवर्ड होती है, जो साइट डिस्कवर्ड होती है उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि इसका जो सबसे बेस्ट नाम होगा वो हड़प्पन सिविलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप जान गए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा जो है ये पहला साइट मिला था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 2500 बिफोर क्राइस्ट बीसी से 1750 बीसी, ये सबसे बेस्ट टाइम माना गया है कि यही टाइम इसका सही है। और आगे देखें तो अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट सुटेबल नेम, और फिर जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या अगर देखें, यहाँ तो हम आर्कोलॉजिकल ट्रेडिशन से हम बात कर लिया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन इसका नाम होना चाहिए, लेकिन अगर जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेस्ट सुटेबल नाम क्या होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वो होना चाहिए इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। क्योंकि ये इंडस और सरस्वती नदी के किनारे था। सरस्वती नदी भी बहती थी उस टाइम, जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में था। एंड द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट अलॉन्ग द इंडस सरस्वती, क्योंकि सबसे ज़्यादा यानी 80% जो सेटलमेंट था ना वो सरस्वती नदी के किनारे था। ठीक है, तो ये नाम भी आर्कोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम भी हो सकता था। खैर, लेकिन यहाँ पे मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का 2500 बीसी से 1750 बीसी। ये किससे, तो कार्बन 14 के डेटिंग से ये माना गया है। सबसे पहले इंडस सिविलाइजेशन ये जो टर्म था उसको जॉन मार्शल ने यूज़ किया था, तो ये याद रखना है। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से बिलोंग करता है, यानी कि चालकोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज। आयरन एज अभी डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि आयरन एज जो डिस्कवरी होती है आयरन एज का, उसको माना जाता है 1000 ईस्वी में ये डिस्कवर्ड, सॉरी 1000 ईसा पूर्व में, बीसी में ये डिस्कवर्ड हुआ था आयरन का। ठीक है, फिर देखिए, स्कॉलर्स जनरली बिलीव दैट हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदारो एक्सिस रिप्रेजेंट द हार्टलैंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो ये पूरा है हड़प्पा, घग्गर और मोहनजोदारो, ये जो पूरा साइट है ये सब मिलाकर कहा जाता है कि हार्टलैंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन होगा। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया मार्क कर सकते हो कि कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, नॉर्थ में आपका मांडा हो जाएगा। ठीक है, और फिर साउथ में दाइमाबाद,
ईस्टर्न मोस्ट साइट आपको कहाँ मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हिंडौन नदी के किनारे। और आपको वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सा मिला है? सुतका गेंडोर, जो आपको मकरान कोस्ट पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे मिलेगा। मतलब क्या समझे इसका देखिए, इसका सिंपल मीनिंग है कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्ट्रक्चर बनता है। मतलब ये वाला पूरा क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र तक ही फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका हम अभी बात कर रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है, नॉर्दर्न पॉइंट, ये कश्मीर में आपको मिलेगा। मांदा जगह है, मांदा यहाँ पे साइट प्राप्त हुआ है। और सबसे ईस्टर्न मोस्ट ये जो वाला साइट है, ये आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर। और ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और समझना है कि जब ये उत्तर प्रदेश सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसका मतलब कि बिहार में इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट ने एंटर नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद अगर सदर्न मोस्ट देखें तो ये है दाइमाबाद, दाइमाबाद। और दाइमाबाद मैं बताऊँ आपको, ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। और यहाँ ये जो वेस्टर्न मोस्ट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन का था, वो कौन सा था? सुतका गेंडोर। ठीक है, सुतका गेंडोर। ये आपको ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पे आपको मिलेगा सुतका गेंडोर। ठीक है, इनफैक्ट आप तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मतलब अफ़गानिस्तान ईरान तक यहाँ पे फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये सारा कुछ मामला समझ लिए। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो कैपिटल सिटी कौन सा था? हड़प्पा और मोहनजोदारो। इंडस वैली सिविलाइजेशन का, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का हड़प्पा और मोहनजोदारो ये कैपिटल सिटी था। पोर्ट सिटीज़ में आप देखो तो लोथल, सुतका गेंडोर, अलाहिदीनो, बालाकोट, कुंतसी, ये सारे साइट्स हैं। अब यहाँ पे आपके पास दिया गया है, आपको साइट दिया गया है। वो साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन का किस नदी के किनारे है, किस ज़िले में है, और कौन से स्टेट प्रोविंस में वो लाई करता है, और किस कंट्री में लाई करता है, और उसके एक्सकेवेटर कौन है, किसने एक्सकेवेट किया है, उसको फाइंड किया है। तो हड़प्पा, हमने आपको बताया कि हड़प्पा ये पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी जो सबसे पहले ये प्राप्त हुई थी। ये रावी नदी के किनारे। वैसे तो आपको अब इंडस वैली हम सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, इंडस बोल रहे हैं, तो आपको लगेगा कि अरे हड़प्पा का पूछ रहा है कि किस नदी के किनारे, तो ये इंडस नदी के किनारे होगा। तो यहीं पे आपको कंफ्यूज कर देगा। तो याद रखिएगा, हड़प्पा इंडस वैली के किनारे नहीं, रावी नदी के किनारे था। और ऑब्वियसली ये पाकिस्तान वाले पंजाब प्रोविंस में ये है। और इसको सबसे पहले किसने खोजा था? दयाराम शाहनी ने। मोहनजोदारो, ये आपको मिलेगा कहाँ पे? इंडस नदी के किनारे मोहनजोदारो। और ये सिंध प्रोविंस में आपको मिलेगा, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में। चहुदरो जो है वो आप याद रखिए कि ये भी सिंध प्रोविंस में है, पाकिस्तान के, और इसको मैके ने फाइंड किया था। नेक्स्ट लोथल साइट है, ये भोगावा नदी के किनारे, और ये आपको गुजरात में मिलेगा, ये इंडिया में है। ठीक है, कालीबंगन, ये आपको घग्गर नदी के किनारे मिलेगा, राजस्थान में, और ये भी इंडिया में। बनवाली घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में। और धोलावीरा आपको कच्छ नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे, और कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली, और गुजरात में आपको मिलेगा धोलावीरा। ठीक है, तो धोलावीरा को जेपी जोशी ने एक्सकेवेट किया था, बनवाली को आर एस बिस्ट ने, और कालीबंगा को अमलानंद घोष ने। और फिर आप देखो कि मोहनजोदारो को किसने एक्सकेवेट किया? राखल दास बैनर्जी ने। तो ये का पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, तो फिर नेक्स्ट आते हैं। आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब जो साइट मिले हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली है जो कि प्रूफ करती है, जो एविडेंसेस के तौर पे उसको लिया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या क्या करते होंगे, कैसा रहता होगा सोसाइटी वगैरह, ये सारा कुछ यहाँ से देखा गया है। अब जैसे हड़प्पा साइट हमें मिला है। हड़प्पा साइट से ना हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 6 ग्रेनरीज मिले हैं। और ये ग्रेनरीज ना पूरे रो में है, जैसे ऐसे बिल्कुल ग्रेनरीज मतलब अनाज भंडार की तरह से आप जैसे कोठी वगैरह यूज़ करते हैं लोग, ठीक है, उसी तरीके से 6 ग्रेनरीज मिले हैं। तो हम सारा कुछ ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी सारे सामान मिलते हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से देखेंगे। वर्जिन गॉडेस का सील मिला है। उसके बाद सिमेट्री, स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगम मिले हैं, मेल सेक्स मिले हैं, एंड योनी फीमेल सेक्स ऑर्गन के यहाँ पे स्टोन सिंबल्स मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है। व्हीट एंड बार्ली इन वुडन मोर्टार मिला है, कॉपर स्केल मिला है। ठीक है, ये कहाँ पे? हड़प्पा से। मोहनजोदारो से आप देखिए ग्रेट ग्रेनरी, यहाँ पे 6 ग्रेनरी मिले हैं जो कि रो में है, लेकिन मोहनजोदारो से बहुत बड़ा ग्रेनरी मिला है। और यहाँ मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ मिला है, बहुत बड़ा स्नानागार, नहाने की जगह, द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन ये कहा जाता है, ग्रेट बाथ। असेंबली हॉल मिला है, सेल ट्रीज, पशुपति महादेव मिले हैं, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ अ न्यूड वुमेन डांसर मिला है यहाँ पे,
ठीक है, ये कहाँ पे, मोहनजोदारो में। तो ये कुछ हैं जो कि याद आपको रखने हैं। चाहूदरो में सिटी विदाउट सिटाडल मिला है। सभी जगह जो भी सिटी मिले हैं वो सिटाडल के साथ मिले हैं, लेकिन चाहूदरो में सिटी विदाउट सिटाडल। यहाँ पे इंक पॉट भी प्राप्त हुए हैं, लिपस्टिक भी मिले हैं यहाँ पे चाहूदरो में, ठीक है। टेराकोटा मॉडल और ब्लॉक कार्ट मिला है, ब्रॉन्ज टॉय कार्ट भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लोथल में अगर देखा जाए, आपको बताया हमने लोथल गुजरात में, यहाँ ये तो ऑब्वियसली ये डॉकयार्ड था, यानी कि उस टाइम का ये सीपोर्ट था एक तरीके से। राइस हस्क यहाँ से प्राप्त हुए हैं, मेटल वर्कर्स, सेल ऑर्नामेंट्स एंड टेराकोटा फिगरिंग्स ऑफ हॉर्स यहाँ से, ठीक है। टेराकोटा फिगरिंग्स ऑफ हॉर्स, एक घोड़े का खिलौना भी प्राप्त हुआ है लोथल से। डबल बरियल यहाँ पे मिला है, यानी कि मेल और फीमेल के एक ही ग्रेव में, यहाँ पे एक ही कब्र में दफनाया हुआ मिला है, ठीक है। कालीबंगा से प्लाउड फील्ड सरफेस, एक ऐसा खेत मिला है जो कि पूरा जोता हुआ था, वो यहाँ पे मिला है कालीबंगन से। 7 फायर अल्टर्स मिले हैं। बनवाली से क्या मिले हैं, यहाँ लैक ऑफ चेस बोर्ड और ग्रिडॉन पैटर्न टाउन। अब पूरे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो ग्रिड पैटर्न पे पूरा टाउन बसाया हुआ था, बिल्कुल वेल प्लान तरीके से पूरा टाउन बसाया गया था, और एक तरीके से ये अर्बन सिविलाइजेशन था, ठीक है। और इसके बाद जो सिविलाइजेशन आती है ना, ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन को ही देखिए अगर, तो ऋग्वैदिक पीरियड ही देखा गया कि ये तो रूरल पीरियड था, ठीक है। इस समय लोग गाँव में रहा करते थे, लेकिन उसके पहले ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग शहरों में बसा करते थे, शहरों वाला वहाँ पे पैटर्न था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। धोलावीरा में यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला है, एंड इट्स स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी मिले हैं। लार्ज वेल, बड़ा कुआं मिला है, बाथ जॉइंट वाटर रिजर्वायर्स मिले हैं। और धोलावीरा ओनली साइट है जो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। जितने भी साइट मिले हैं वो सारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे, लेकिन धोलावीरा ही एक है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। सुरकोतदा, यहाँ से बोन्स ऑफ हॉर्स प्राप्त हुए हैं, ओवल ग्रैब पोर्ट बरियल्स। ये एक थोड़ा सा आप कहिए कि कंफ्यूजिंग भी है कि सुरकोतदा से बताया जाता है कि हॉर्स के हड्डियाँ मिली है यहाँ पे बुक्स में, जैसे यहाँ पे लूसेट में ये दिखा रहा है। लेकिन जहाँ तक कमीशन की बात करें, यूपीएससी की बात करें या फिर बीपीएससी की बात करें, वो कहता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग हॉर्स से परिचित नहीं थे, घोड़े के बारे में उन्हें नहीं पता था, ठीक है। तो ये एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। तो अगर आपको इसका रीज़न एग्जैक्ट पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लोगों को जानने का भी मौका मिलेगा। दाइमाबाद से हमें ब्रॉन्ज इमेजेस मिले हैं, ठीक है। अब हाँ, नेक्स्ट आइए। आपसे अगर सवाल ये हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सा डिस्कवर किया गया, लार्जेस्ट साइट, तो आप बताओगे मोहनजोदारो। लेकिन आपसे पूछ दे कि इंडिया में लार्जेस्ट साइट कौन सा है, क्योंकि मोहनजोदारो तो अभी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, तो आप बताओगे राखी गढ़िया। राखी गढ़िया आपको हरियाणा मिलेगा। अब जो हम फीचर्स की बात कर रहे थे कि ग्रिड पैटर्न वगैरह होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन मेजर सिटीज़ के फीचर्स की हम बात यहाँ पे कर लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की सिटीज़, शहर कैसे हुआ करते थे। तो बिल्कुल सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग था, ऑन द लाइन्स ऑफ ग्रिड सिस्टम पे पूरा बेस्ड था। इस तरीके का कुछ यहाँ पे उनका टाउन प्लानिंग ये ऐसे वगैरह हुआ करता था, ठीक है। बिल्कुल एकदम ग्रिड सिस्टम पे वहाँ पे बेस्ड था, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और यूज़ ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स इन अ कंस्ट्रक्शंस, और यहाँ पे जले हुए यानी कि जो ब्रिक्स है यानी ईंट है उसको पकाकर यूज़ करना यहाँ पे शुरू हो चुका था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। और उसी से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाता था, घर वगैरह बनाया जाता था। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम मिलता था, पूरा जो भी ड्रेनेज सिस्टम है, ऐसी नहीं कि इधर उधर नाला वगैरह खुला हुआ है, नहीं, बिल्कुल अंडरग्राउंड वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था, सब सारा कुछ बिल्कुल वेल प्लान तरीके से ये सारा कुछ आपको। और ये जायंट वाटर रिजर्वायर्स जो है धोलावीरा में जो मिला है वो इसका एविडेंस देता है। सुरकोतदा, हाँ, तो उसके पहले एक फोर्टिफाइड सिटाडल हुआ करता था एक्सेप्ट चाहूदरो। चाहूदरो में ही एक फोर्टिफाइड सिटाडल नहीं मिला, जो आपको हमने बताया कि यहाँ पे सिटी मिला विदाउट सिटाडल। अब बाकी सारे जो भी साइट्स मिले वहाँ पे सिटी विद सिटाडल थे, यानी कि यहाँ पे फोर्टिफाइड सिटाडल मिले हैं। सुरकोतदा, अब सुरकोतदा कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ये है, ये प्लेस सुरकोतदा, और द ओनली इंडस साइट वेयर द रिमेन्स ऑफ हॉर्स हैव एक्चुअली बीन फॉर्म्ड। अब देखिए यहीं पे बताया है, अब यहाँ पे भी कह रहा है, क्लियरली बता रहा है, लिख रहा है कि सुरकोतदा में हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं, घोड़े के रिमेन्स यहाँ पे मिले हैं। लेकिन क्या, अच्छा, सुरकोतदा से आप कहीं सुतका केंडोर तो नहीं मिलती, कन्फ्यूज़ कर रहे हो? यहाँ देखो, हाँ, सुतका गेंडोर ये आपको पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर में मिलेगा, और ये हम जो बात कर रहे हैं वो सुरकोतदा के बात कर रहे हैं, जो कि आपको गुजरात में ही मिलेगा ये साइट,
ठीक है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि बीपीएससी ने भी आंसर की में दिया था कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई घोड़ा के बारे में कोई जानता ही नहीं था, हॉर्स के बारे में कोई नहीं जानता था। तो देखिएगा मेन क्रॉप्स क्या क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले हमें। वीट, बार्ली थे। एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस, लोथल में चावल की खेती करने का भी एविडेंस हमें प्राप्त हुआ है, लोथल और रंगपुर से। ठीक है, अदर क्रॉप जैसे डेट्स, मस्टर्ड, सीसम, कॉटन, ये सब उगाए जाते थे। इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड, दुनिया में कॉटन उगाने वाले ये इंडस पीपल ही थे। एनिमल्स की बात करें तो शीप, गॉट, ऑक्सन, हम्प्ड एंड हम्पलेस बुल, बफेलो, बोर, डॉग, कैट, पिग, फाउल, डियर, टोटॉयज, एलिफेंट, कैमल, राइनोसोरस, टाइगर, मतलब दुनिया भर के ये सारे जो भी जानवर हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जानते थे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन से जानवर के बारे में नहीं जानते थे? तो लायन के बारे में नहीं जानते थे। समझ गए बात? लायन के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नहीं जानते थे। यही आगे चलिएगा, जब ऋग्वेदिक पीरियड पढ़िएगा तो वहाँ पे लोग लायन के बारे में तो जानते थे, लायन के बारे में जानते थे, लेकिन वहाँ पे टाइगर के बारे में नहीं जानते थे। और यहाँ पे आप देखोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लायन के बारे में नहीं जानते हैं। फ्रॉम अमरी अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ राइनोसेरस हैज़ बीन रिपोर्टेड। देयर वॉज एक्सटेंसिव इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड, वहाँ पे इनलैंड और फॉरेन ट्रेड भी होता था। जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन उस वक्त था, सुमेरियन सिविलाइजेशन, बहरेन एट्सेट्रा से यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था। क्या हम लोग इंपोर्ट करते थे? तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, ये सब इंपोर्ट किया जाता था। ठीक है, और एक्सपोर्ट क्या किया जाता था? तो एक्सपोर्ट्स में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम लोग वहाँ पर सेल करते थे इन सारे जगहों पे। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो वहाँ पे सेल करते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कॉटन गुड्स, टेराकोटा, फिगरीन्स, पॉटरी, सर्टेन बीड्स फ्रॉम चहुदरो, कोंच सेल, आइवरी प्रोडक्ट्स, कॉपर, ये सारा कुछ हम लोग एक्सपोर्ट किया करते थे। अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द सिविलाइजेशन दैट आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल, क्योंकि आयरन इंडस वैली सिविलाइजेशन कब से कब तक चली थी? तो हमने आपको बताया 2500 बीसी से 1750 बीसी तक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन चला था। और आयरन का डिस्कवरी जो हुआ था वो करीबन 1000 बीसी में हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। फिर है कि एक सुमेरियन टेक्स्ट है। ठीक है, उस सुमेरियन टेक्स्ट में ना एक मेलुहा वर्ड का जिक्र किया गया है, मेलुहा वर्ड यूज़ किया गया है। तो याद रखिएगा, ये कभी सवाल पूछ दिया करता है, मेलुहा किस रीजन के बारे में सुमेरियन टेक्स्ट में लिखा गया है। तो इस मेलुहा जो है ना वो इंडस रीजन के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है सतुघई और मुंडीगाग। सतुघई, मुंडीगाग, ये दो इंडस साइट्स थे जो कि आपको अफगानिस्तान से मिलेगा। फिर सुमेरियन टेक्स्ट ऑल्सो रेफर्स टू इंटरमीडिएट स्टेशंस भी बताते हैं। सुमेरियन टेक्स्ट में टू इंटरमीडिएट स्टेशन के बारे में लिखा गया था। एक दिलमन जो कि बहरीन में मिलेगा, मकान या मकरान कोस्ट मिलेगा। सूसा एंड यू आर मेसोपोटामियन प्लेसेस वेयर हड़प्पन सील्स वर फाउंड। अब ये जो सूसा और यू आर, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी उसमें कंटेम्प्रेरी थी। तो मेसोपोटामियन प्लेसेस पे मिला है, हड़प्पन सील्स मिले हैं। तो इसका भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो ट्रेड मेसोपोटामियन से किया जाता था तो उसी में वो सील्स वहाँ भी मिलते हैं। द हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। हमने अब देखा कि सबसे पहले लोग थे जो जिन्होंने कॉटन उगाया था। एंड इट वाज कॉल्ड सिंडोन कहा जाता था ग्रीक्स में। एज देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ क्वाइंस। क्वाइंस का तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई एविडेंस मिलता नहीं है। तो फिर ये एज्यूम किया गया कि बार्टर सिस्टम वहाँ पे यूज़ किया जाता होगा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, लोथल वॉज एन एंशिएंट पोर्ट है ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। द इंडस सिविलाइजेशन वॉज प्राइमरली अर्बन सिविलाइजेशन। देखें, आपने आपको बताया था देयर इज़ नो क्लियर कट एविडेंस ऑफ द नेचर ऑफ पॉलिटी। अब ये देखा गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कोई पॉलिटी के बारे में तो कुछ एविडेंस ऐसा खास मिला नहीं है, बट ये माना गया है कि जो रूलिंग अथॉरिटी होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो मर्चेंट क्लास होगी। ठीक है, हड़प्पन पीपल डिडंट वर्शिप देयर गॉड्स। अब मर्चेंट क्लास बेसिकली मर्चेंट क्लास जो होगी वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो कर रही है उसके पास ज़्यादा पैसे होते होंगे तो वो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा रूल करता होगा। हड़प्पन पीपल डिडंट वर्शिप देयर गॉड्स इन टेम्पल, क्योंकि कोई भी मंदिर डिस्कवर्ड नहीं किया गया है, कोई भी मंदिर इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं मिला है। तो ये एज्यूम किया गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग होंगे वो ना भगवान को मंदिरों में जाकर पूजा नहीं करते होंगे। एन आइडिया ऑफ दियर रिलीजन इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द स्टैचूज एंड फिगरिन्स फाउंड। अब जो स्टैचू, मूर्तियाँ और फिगरिन्स मिले हैं उन्हीं से एक आइडिया लगाया गया है कि उनका रिलीजन क्या हो सकता है। तो द मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगरिन जो मिला है वो है मदर गॉडेस का, जिनको मातृ देवी और शक्ति कहा जाता था। देयर इज़ एविडेंस ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ योनी भी मिले हैं जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को वर्शिप करने का भी यहाँ पे
कहा जा सकता है। चीफ मेल डिटी भी मिली है। और पशुपति महादेव दैट इज़ द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स प्रोटो शिवा रिप्रेजेंटेड इन सील्स। सील्स में ये मिले हैं एज सिटिंग इन यौगिक पोस्चर। यौगिक पोस्चर के साथ एक सील्स में दिखा गया है कि पशुपति महादेव का बनाया गया है उसमें स्टैचू, मूर्ति, डीटी। तो इससे ये माना गया कि जो मेन भगवान थे ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो थे पशुपति महादेव। मंदिर में पूजा नहीं होती थी लेकिन उनकी मूर्ति वगैरह रहती थी। और ये जो पशुपति महादेव की सील मिली है, इस सील में महादेव के आजू बाजू काफ़ी सारे एनिमल्स थे। 4 एनिमल तो अराउंड में थे और 2 एनिमल उनके पैरों के पास थे। 4 एनिमल में कौन सा था? एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो, ये 4 एनिमल। और 2 उनके पैरों के पास थी 2 हिरन। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या देखा कि इंडस वैली के लोग तो लायन को नहीं जानते थे, लेकिन देखिए यहाँ पे टाइगर को जानते थे। ठीक है, याद रखिएगा। देयर वॉज द प्रिवलेंस ऑफ फैलिक यानी लिंगम वर्शिप को, लिंग को वर्शिप करने का ये प्रिवलेंस था। द शिव शक्ति वर्शिप द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन इंडिया। तो शिव जी की आराधना पूजा ये समझिए इंडस वैली सिविलाइजेशन से चलता आ रहा है। appears to have been part of religious belief of Harappan people, especially Humped Bull. The remains and relics also reveal that Julatry, that is the animal worship and tree worship, एनिमल की पूजा एंड ट्री की पूजा, स्पेशली पीपल यानी पीपल का पेड़ जो होता है, वर इन वॉग इन दोज डेज। देयर इज द एविडेंस ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का भी एविडेंस मिला है, फाउंड मेनली ऑन सील्स पे मिला है। एंड द स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बी डिसिफर्ड, लेकिन जो स्क्रिप्ट जो है वो अभी तक डिसिफर्ड किया गया नहीं है, डिकोड नहीं कर पाया गया है। बट ओवरलैप ऑफ लेटर्स ऑन सम ऑफ द पोर्ट हट्स फ्रॉम कालीबंगन, तो कालीबंगन से कुछ ओवरलैप ऑफ लेटर्स मिले हैं जो शो करते हैं कि राइटिंग के बारे में, यानी कि बोस्टोफेडॉन के बारे में पता चला कि राइट टू लेफ्ट लिखते हैं एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये अल्टरनेट लाइंस में लिखा करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। लेकिन वो क्या लिखते थे, कौन सी स्क्रिप्ट थी, बेसिकली एविडेंस तो मिला है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट की, पिक्चर बना बना के स्क्रिप्ट उसके लिखा करते थे, लेकिन उसको डिसिफर्ड नहीं किया गया है कि आखिर इसका मतलब होगा क्या। सो इट हैज़ बीन रेफर्ड टू एज अ प्रोटो द्रविडियन। अब यहाँ पे देखो कि द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात मत करिए, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करिए कि सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट कौन सा था, तो हड़प्पन स्क्रिप्ट ही सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट में आएगा। लेकिन खैर हड़प्पन स्क्रिप्ट जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, उसको डिसिफर्ड तो किया नहीं गया है। तो अगर ये पूछे कि डिसिफर्ड किया जाने वाला पहला स्क्रिप्ट कौन था सबसे पुराना, वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसिफर्ड कर लिया गया है, नोन फ्रॉम द 5th सेंचुरी BC। मोस्ट लेटर इंडियन स्क्रिप्ट डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी से डेवलप हुआ। अस्टेटाइट जो था मेनली जो यूज़ किया जाता था सील को मैन्युफैक्चर करने में। हम्पलेस बुल क्या रिप्रेजेंट करता था इन मोस्ट ऑफ द इंडस सील, ज़्यादातर इंडस सील में आपको हम्पलेस बुल दिखेगा। इनह्यूमेशन और कंप्लीट बरियल वॉज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड। फिर द ओरिजिन ऑफ स्वास्तिक, अब ये वाला जो स्वास्तिक है ना, इसका ओरिजिन कहाँ को देखने को मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंद्र इज़ एक्यूज्ड ऑफ कॉजिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ कैसे, तो एम विलर हिस्टोरियन हैं, उनके अकॉर्डिंग कि इंद्र के कारण हुआ, और इंद्र को गॉड ऑफ रेन कहा जाता था। ठीक है, और इंद्र को लोग वहाँ पे उस टाइम काफ़ी मतलब नेचर के पूजा करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। द ऋग वेदा स्पीक्स ऑफ बैटल एट अ प्लेस नेम्ड हरियुम्पिया विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद हड़प्पा। द मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स बिलीव दैट मेकर्स ऑफ द सिविलाइजेशन वर द्रविडियन। अब ये भी एक कहा गया है कि जहाँ मेजॉरिटी ऑफ द लोग ये बिलीव करते हैं कि जो सिविलाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके मेकर कौन थे, तो द्रविडियन लोग ही थे। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, अब जो यहाँ पे जो द्रविडियन लोग कौन हैं, जो अभी साउथ इंडिया में निवास कर रहे हैं वो द्रविडियन लोग होते हैं, और हम लोग जो नॉर्थ इंडिया में हैं एग्जिस्ट करते हैं, ये कहा जाता है आर्यंस हैं। ठीक है, आर्यंस के ही वंशज यहाँ पे हैं, ये चीज़ें कही जाती है। फिर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन के, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना, ये सारे सिविलाइजेशन उसमें कंटेम्प्रेरी थे। तो ये हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आज ही एक और इसी वीडियो में एक और चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, और वो है वैदिक लिटरेचर, वैदिक पीरियड एक्चुअली, वैदिक कल्चर।
तो आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा 2500 बीसी से लेकर ये 1750 बीसी तक एग्जिस्ट करता था। ठीक है। अब वैदिक कल्चर जो है ये 1500 बीसी से 600 बीसी तक एग्जिस्ट करता था वैदिक कल्चर। देखिए, ये ज़्यादातर जो यहाँ पे प्राप्त हुए हैं वो ज़्यादातर एक्सकवेशन से प्राप्त हमें एविडेंस से इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला है। ठीक है, एक्सकवेशन से ज़्यादा लिटरेरी सोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वैदिक जो कल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे ये बेसिकली पूरा का पूरा बुक पे ही आधारित है। ठीक है, ये लिटरेरी एविडेंस पे ही आधारित है, क्योंकि हमें ये पूरा का पूरा बात पता चलता है ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद से हमें मालूम चलता है इस वैदिक कल्चर के बारे में। उसके बाद फिर ऋग्वेद के बाद यहाँ पे ये ऋग्वेदिक पीरियड को हम ईयरली वैदिक पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद वाला जो पीरियड आएगा वो होगा लैटर वैदिक पीरियड। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि ऋग्वेदिक पीरियड में भी ना आयरन का आविष्कार नहीं हुआ था। और मैं बार बार आयरन का यूज़ क्यों कर रहा हूँ कि आयरन का आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि आयरन जब आविष्कार हुआ ना उसके बाद एक रिवॉल्यूशन आ गया। जी हाँ, आयरन के आविष्कार से रिवॉल्यूशन आ गया था। तो अब बेसिकली वैदिक कल्चर की हम बात करें तो यहाँ पे ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन कहा गया है। बेसिकली इस कल्चर में ये जो है पूरा ये कहा गया कि ये सारा कुछ जो है आर्यन ने ही लिखा है। वैदिक कल्चर जो है ये आर्यन ने किया है, यानी आर्यन से पहले की जो कल्चर थी वो थी IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और वैदिक कल्चर में आर्यन के ही बारे में लिखा गया है। अब यहाँ पे कहता है कि द लोकेशन ऑफ ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस स्टिल रिमेंस अ कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट। अभी भी ये कॉन्ट्रोवर्शियल है आर्यंस। सम स्कॉलर्स बिलीव दैट आर्यंस वर नैरेटिव टू सॉइल ऑफ इंडिया। अब कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये कोई बाहर से आर्यन नहीं आए थे, ये यहाँ के नेटिव ही थे, मतलब इंडिया में ही रहते थे आर्यन। एंड कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं दैट कि आर्यंस वर माइग्रेटेड फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि सेंट्रल एशिया से माइग्रेट किया है। तो बाहर से मानने वाला जैसे सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके आर्यंस इंडिया में आए थे, ये कहना है किस हिस्टोरियन का, मैक्स मुल्लर का। और यूरोप से या फिर आर्कटिक रीजन से इंडिया में आए थे, ये कहना है बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, ये इन दोनों का मानना है। अब आगे अगर देखें कि पॉपुलर बिलीफ है क्या विश्वास है, तो ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट करते हैं कि आर्यंस ना कहीं माइग्रेट करके सेंट्रल एशिया से ही आए होंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और अलग अलग स्टेजेस में आकर यहाँ पे वो बस गए होंगे। ठीक है, ये कहना है। फिर एक इंस्क्रिप्शंस है, बोगजई इंस्क्रिप्शंस, ये भी एक एविडेंस के तौर पे काम करता है। इसमें मेंशंस किया जाता है 4 वैदिक गॉड्स के बारे में। बोगजई इंस्क्रिप्शन ही मेंशंस करता है 4 वैदिक गॉड्स के बारे में, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्याज, इनके बारे में बताता है। एंड प्रूफ सेंट्रल एशियन थ्योरी एज दियर होमलैंड। इससे इन्हें ये मालूम चलता है बोगजई इंस्क्रिप्शंस के थ्रू ये सेंट्रल एशिया में ही ये मिला, क्योंकि सेंट्रल एशिया से ही आर्यन जो है यहाँ पे आए थे, ये सारे कुछ कहा जाता है। फिर आप देखो कि द ग्रुप दैट केम टू इंडिया फर्स्ट सेटल इन द प्रेजेंट फ्रंटियर प्रोविंस। अब वो जो आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे वो कहाँ पे निवास कर रहे थे, तो पंजाब प्रोविंस जो था, पंजाब आज का पाकिस्तान में जो आधा पंजाब है, अब इंडिया में पंजाब है, वो वाला पूरा रीजन जो मिला दें तो उसी टाइम वहाँ पे कहता था। देन उस टाइम सप्त सिंधु कहा जाता था उस रीजन को, यानी कि रीजन ऑफ 7 रिवर्स। नदी आज भी 7 नदियाँ बह रही हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से वहाँ पे कहा जाता था। दे लिव्ड हेयर फॉर मैनी सेंचुरीज तक रहें, ग्रेजुअली पुश्ड इनटू द इंटीरियर टू सेटल इन द वैलीज ऑफ द गंगाज एंड द यमुनाज भी फिर वो आते हैं। वैदिक लिटरेचर की अगर हम बात करें तो 1500 BC से 600 BC तक में, अब हम यहाँ पे वैदिक लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, वैदिक लिटरेचर में 4 लिटरेचर ही मेन लिटरेचर हैं। कौन कौन से? द संहितास, जिसको वेदास भी कहते हैं, दूसरा है ब्रह्मानास, तीसरा है अरण्यकास एंड उपनिषद। ये 4 वैदिक लिटरेचर हैं मेनली। ठीक है, इन 4 वैदिक लिटरेचर में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे, वो है वेद, यानी संहितास, और उसको वेद भी कहा जाता है। और इसी लिटरेचर के बेस्ड पे पूरा वो ऋग्वेदिक पीरियड जो है वो बताया गया है। ठीक है, तो वैदिक लिटरेचर हैड ग्रोन अप इन कोर्स ऑफ टाइम एंड वाज रियली हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय द वर्ड ऑफ माउथ, हेंस दीज आर कॉल्ड श्रुति। तो वैदिक लिटरेचर एक ये भी था कि माउथ टू माउथ यहाँ पे ये पास किया गया, तो उसको श्रुति कहा गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ वैदिक लिटरेचर आर वेदास आर कॉल्ड। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है वैदिक लिटरेचर, तो वेदास को क्या कहा जाता था? अपौरुषेय
अपरश्य कहा जाता था, दैट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गॉड गिफ्टेड। अपरश्य और नित्या ये वेद को ही कहा जाता था, और अपरश्य इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो वैदिक लिटरेचर है कहा जाता था इसको किसी इंसान ने क्रिएट नहीं किया है बल्कि किसी गॉड ने गिफ्ट किया है। नित्य का मतलब था कि ये एग्जिस्टिंग इन ऑल एटर्निटी, सभी एटर्निटी में ये एग्जिस्ट करता है। अब हम इन चारों को छोड़कर हम आ जाते हैं पहले नंबर पे वेदास के बारे में, ठीक है। तो वेदास में 4 वेद होते हैं। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखने का तरीका है ऋषा। ये नाम, ये वर्ड याद रखिएगा, ऋषा। आर से ऋग्वेद, वाई से यजुर्वेद, ए से सामवेद, ए से अथर्ववेद, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है। ऋग्वेद किस लिए फेमस है? कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, याद रखिएगा, ऋग्वेद कलेक्शन ऑफ लिरिक्स के लिए है। एंड देयर इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। ऋग्वेद 1028 हाइम्स इसमें आपको मिलेंगे, 10,580 वर्सेस मिलेंगे, जो 10,580 वर्सेस है वो डिवाइडेड है 10 मंडल्स में। और जो छठा मंडल्स है, 6 मंडल्स फ्रॉम 2nd to 7th आर कॉल्ड गोत्र वामसा मंडल। यहाँ पे गोत्र या फिर वामसा मंडल कहा जाता है छठे मंडल को, 6 मंडल्स को। 1st to 10 मंडल्स जो हैं वो बाद में ऐड किए गए हैं। और 10वां मंडल की बात करें, यानी कि 10 मंडल है, तो 10वां ऋग्वेद के 10वां मंडल की हम बात करें तो फेमस किस लिए है? तो पुरुषा सूक्त के लिए। क्या? पुरुषा सूक्त के लिए फेमस है, जो कि एक्सप्लेन करता है 4 वर्ण के बारे में। अगर आपसे पूछे ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण के बारे में, यानी कि उसमें सोसाइटी 4 वर्ण में डिवाइडेड थी, यानी ऋग्वेदिक पीरियड में सोसाइटी जो है वो 4 वर्ण में डिवाइडेड थी, इसके बारे में किस मंडल से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से। और देखिए, जो भी ये ग्रंथ था, जो भी ये ऋग्वेदिक था, इन सब को रिसाइट करने के लिए इसमें जो हाइम्स होते थे, ये जो हमने हाइम्स की बात करी 1028 हाइम्स, इन हाइम्स को रिसाइट करने के लिए जो बोलने वाला जो होता था उसको कहा जाता था होत्री, ठीक है। तो ऋग्वेदिक के हाइम्स को रिसाइट करने वाला होत्री कहा जाता था। नेक्स्ट आइए यजुर्वेद। याद रखिएगा, ऋग्वेद जो है कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है, होत्री इसके रिसाइट करता है हाइम्स को। यजुर्वेद है, ये है बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स। क्या है? बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स। और यजुर्वेद एक रिचुअल वेद है, इसका हाइम्स जो है वो रिसाइट किया जाता है अध्वर्युस के द्वारा। हाइम्स वर रिसाइटेड बाय, जैसे ऋग्वेद के हाइम्स को होत्री रिसाइट करता है ना, उसी तरह से यजुर्वेद की हाइम्स जो हैं उसको रिसाइट करने वाले को कहा जाता है अध्वर्युस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नाम याद रखिएगा, यही आपसे पूछेगा। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कृष्णा यजुर्वेद, शुक्ला यजुर्वेद, इन कंट्रास्ट टू द फर्स्ट टू विच आर इन वर्स एंटायरली, दिस वन इन द बोथ वर्स एंड प्रोज। तो ऊपर वाला क्या था? ऋग्वेद क्या था? वो पूरा का पूरा वर्स में था, लेकिन आपको यजुर्वेद में वर्स और प्रोज दोनों में, कहानी और पोएट्री दोनों ही यहाँ पे मिल जाएगी। अगला जो वेद है वो कौन सा था? ये ऋषा याद रखिएगा, तो इससे पता चलेगा कि कौन सा अगला वेद है। तो अब हम आ जाते हैं सामवेद पे। सामवेद क्या था? तो सामवेद में बुक ऑफ चैंट्स था, ठीक है। यहाँ पे 1559 वर्सेस आपको देखेंगे, एंड ऑल वर्सेस वर टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद। 75 को छोड़ के बाकी सारे जो वर्सेस सामवेद में हैं वो सारे ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, ठीक है। अब जैसे ऋग्वेद के हाइम्स को रिसाइट करने के लिए होत्री, यजुर्वेद के हाइम्स को रिसाइट करने के लिए अध्वर्युस, उसी तरह से सामवेद में हाइम्स को रिसाइट करने वाले को कहा जाता है उद्गत्री, ठीक है। सामवेद बुक ऑफ चैंट्स कहिए। और इंडियन म्यूज़िक के बारे में कहा जाए कि म्यूज़िक किसमें है, तो ये सामवेद में ही मिलेगा। ये याद रखिए, म्यूज़िक यहाँ पे सॉन्ग, एस से सॉन्ग और एस से सामवेद, तो ये म्यूज़िक के बारे में आपको सामवेद में ही मिलने वाला है। अगला वेद कौन सा है? अथर्ववेद, जिसको हम बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला कहते हैं, ठीक है। बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला, ये जो ब्रैकेट आपको दिया है ना, ये पूरा टोटली किस बारे में बुक है ये पूरा बताता है, तो यहाँ पे याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द 4th एंड द लास्ट वन कंटेन्स चार्म्स एंड अ स्पेस टू वर्ड ऑफ इवल्स एंड डिजीज। तो बीमारी को और जादू टोना वगैरह, इसके बारे में आपको अथर्ववेद में मिलेगा। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ वेद। हालांकि पहले तो सिर्फ
3 ही वेद हुआ करता था। बहुत टाइम के बाद अथर्ववेद को भी एक चौथा वेद के तौर पर यहाँ पे डाला गया था। उसके बाद देखिए द ब्राह्मणास एक्सप्लेन्स द हाइम्स ऑफ वेदास, दे आर रिटन इन प्रोज एंड रिचुअल्स इन नेचर। ब्रह्मा मीन्स sacrifice. The various sacrifices and rituals have been elaborately discussed in the Brahmanas. Every Ved has several Brahmanas attached to it. अब यहाँ पे देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद ऐत्रेय और कौशिकी भी यहाँ पे कहा जाता था। यजुर्वेद को शतपथ, द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्राह्मण या तैतरिया। सामवेद पंचविशा एंड अथर्ववेद गोपथ। एक वर्ड है अरण्य। अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट एंड द फॉरेस्ट टेक्स्ट, और फॉरेस्ट टेक्स्ट को कहा जाता है अरण्यका, बिकॉज दे वर रिटन मेनली फॉर द हर्मिट्स एंड द स्टूडेंट्स लिविंग इन जंगल्स। द अरण्यक आर द कंक्लूडिंग पोर्शंस ऑफ द ब्राह्मण। फिर उपनिषद आर उपनिषद की बात कर रहे हैं तो वो फिलोसफिकल टेक्स्ट है। अब आप कहोगे उपनिषद की बात क्या करने लगे, ये सब क्या है? तो यहाँ पे हमने आपके साथ डिस्कस किया था ना कौन कौन से बुक थे। संहिता, वेदास, ब्राह्मणास, अरण्यकास। अरण्यक हमने आपको बताया अरण्य मतलब फॉरेस्ट। फिर ब्राह्मणस वाला भी हमने बताया, तो वहाँ पे भी फिर अब यहाँ पे उपनिषद के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। एंड देवर यानी उपनिषद वर जनरली कॉल्ड वेदांता भी कहा था उपनिषद को, एज दे केम टूवर्ड द एंड ऑफ वेद। देर आर 108 वेद, 108 उपनिषद हैं, जिसमें बृहदरण्यका उपनिषद जो है वो सबसे पुराना है, ओल्ड है। यहाँ पर लिटरेचर और वैदिक ट्रेडिशन अगर देखा जाए तो वेदांगस, स्मृति धर्मशास्त्रा, महाकाव्यास, पुराणास, उपवेदास, शैव दर्शन। ठीक है, ये आप स्किप भी कर सकते हो, नहीं भी याद कर सकते हो, चलेगा। देर आर 6 वेदांगास। अब ये जो वेदांगास है ये आपको 6 वेदांगास आपको मिलेगा। शिक्षा, कल्पासूत्रा, व्याकरणा, निरुक्ता, छंद, ज्योतिष, ये सारे हैं। ठीक है, फिर आपको 6 स्मृति भी मिलेंगे। मनु स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, परशरा स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कत्याना स्मृति। तो ये सारा कुछ आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि देर आर 2 महाकाव्यास। 2 महाकाव्य थे, 2 एपिक्स था, यानी रामायण। रामायण जो लिखी गई है वाल्मीकि के द्वारा, इट इज़ एज आदि काव्य इसको कहा जाता है। एंड एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ 24,000 श्लोकास। तो रामायण में 24,000 श्लोक्स मिलेंगे। दूसरा महाभारत देखिए, तो इस महाभारत को लिखा है वेद व्यास ने। द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है महाभारत को। एट प्रेजेंट ये कंसिस्ट करता है करीबन 1 लाख श्लोक्स आपको मिलेंगे महाभारत में। ठीक है, भागवत गीता इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम भीष्म परवान ऑफ महाभारत। महाभारत के ही भीष्म परवान से भगवत गीता लिया गया है। शांति परवान इज द लार्जेस्ट परवान। परवान क्या हो गया? चैप्टर है ऑफ द महाभारत। तो पुराण मीन्स क्या हो गया? ओल्ड। देयर आर 18 फेमस पुराणास आपको मिलेगा। मत्स्य पुराण and the other important Puranas are भागवत, द विष्णु, द वायु एंड द ब्रह्मांड। तो ये सारे हैं। दे डिस्क्राइब जनरल 5 सब्जेक्ट्स, सर्गा, प्रतिसर्गा, ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट। तो उपवेदास, द ऑक्सिलरी वेदास आर ट्रेडिशनल एसोसिएटेड विथ वेदास। जैसे उपवेदास ये किस वेद से एसोसिएटेड है? आयुर्वेद, ऋग्वेद में, आयुर्वेद यानी कि मेडिसिन ऋग्वेद में। गंधर्ववेद जो म्यूजिक है ये कहाँ किससे एसोसिएटेड है? सामवेद से। धनुर्वेद, आर्चरी, ये यजुर्वेद से आपको एसोसिएटेड मिलेगा। शिल्पवेद यानी अथर्ववेद, दैट इज़ द साइंस, ये साइंस अथर्ववेद है ऑफ क्राफ्ट, वेल्थ, विश्वकर्मा। ठीक, तो ये सारे उपवेद हैं जो एसोसिएटेड हैं वेद से। अब देर आर 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी के 6 स्कूल्स हैं एज सद दर्शन, जिसको सद दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, सद दर्शन यानी कि सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिका दर्शन, मीमांसा या पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। इसके हमें याद करने होते हैं फाउंडर, कि ये जो सारे दर्शन हैं इसको किसने फाउंड किया है, ये आपसे पूछेगा। जैसे सांख्य दर्शन को किसने फाउंड किया है? कपिला। योग दर्शन पतंजलि। न्याय दर्शन अक्षपड़ा गौतमा। ठीक है, वैशेषिका दर्शन उलुका कन्नड़। एंड मीमांसा पूर्व मीमांसा ये जैमिनी ने इसको डिस्कवर किया, यानी इसके फाउंडर हैं। वेदांता या उत्तर मीमांसा इसको वेदरायन ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। योग दर्शन पतंजलि, आप सही बात आप समझ रहे हो, आपके माइंड में जो चल रहा है, जिस पतंजलि के नाम पे रामदेव बाबा अपनी कंपनी का नाम रखे हैं, ये पतंजलि
हुआ करते थे गुरुदेव, जो कि योग दर्शन में काफ़ी एक्सपर्ट थे। तो ये जो फ़िलॉसफ़ी, इंडियन फ़िलॉसफ़ी है योग दर्शन, इसके फाउंडर हैं पतंजलि। ठीक, अब जो हम जिस पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में, या फिर उसको हम ईयरली वैदिक पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, इसके जोग्राफिकल एरिया की हम बात करें तो ऋग्वेदिक इज़ द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर दिस पीरियड। हमने बताया आपको कि इसके ऋग्वेदिक से ही हमें पता चला है इस पीरियड के बारे में, जो ग्रंथ है। फ्रॉम द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, हिमालय एंड द ओशन, ऋग्वेद वी हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ जोग्राफिकल एरिया इन विच ऋग्वेदिक पीपल लिव्ड। अब इसी से हमें पता चला है कि जोग्राफिकल एरिया क्या था जहाँ पे ऋग्वेदिक पीरियड के लोग रहा करते थे। ऋग्वेद मेंशंस करता है 40 नदियों के बारे में। द नदी सुक्त हाइम ऑफ द ऋग्वेद मेंशंस 21 रिवर्स विच इंक्लूड द गंगाज इन द ईस्ट एंड द कुभा। कुभा जो आज काबुल में आपको मिलेगा, काबुल नदी जो कि अफगानिस्तान में मिलेगा, इन द ईस्ट, इसके बारे में मेंशन करता है ऋग्वेदिक। ऋग्वेदिक पीपल हु कॉल्ड देमसेल्फ आर्यंस। अब जो ऋग्वेदिक पीपल थे वो खुद को क्या कहते थे? वो लोग आर्यन थे। वर कन्फाइंड इन द एरिया विच केम टू बी नोन एज सप्त सिंधु, दैट इज़ द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। उसी एरिया में रहा करते थे ये लोग। सप्त सिंधु कंप्राइजेज सिंधु एंड दियर 5 ट्रिब्यूटरीज, जैसे वितस्ता, अश्किनी, विपास, परुशनी एंड शतोद्री एंड सरस्वती। ये सारी जो है वो आजकल की जो नदियां हैं उनके पुराने नाम है, यानी कि आप कहो कि ऋग्वेदिक नाम है। ऋग्वेदिक में ये आज जो नदी बह रही है उस रीजन में उसके पुराने नाम है। जैसे आपको आगे मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये सारे ऋग्वेदिक नाम इधर आपको दिखे मिल जाएंगे और उसके सामने आपका मॉडर्न नाम भी यहाँ पे दिखेगा। जैसे आज जिसको आप इंडस कहते हो वो सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था ऋग्वेदिक में। झेलम को वितस्ता, चेनाब, अस्किनी, ब्यास, विपास, रावी, परुशनी, सतलज, सुतद्री, सरस्वती, सरस्वती, घग्गर, दृष्टवती, काबुल, कुभा, स्वाति, सुवास्तु, कुर्रम, करुमु, गोमल, गोमती। ठीक है, ये याद रखिएगा, थोड़ा याद क्या रखना है, 1-2 बार देख लीजिएगा तो हो जाएगा आपका, इतना कुछ नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद द मोस्ट मेंशंस रिवर, सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में क्या मेंशन है, किस नदी के बारे में? तो सिंधु नदी के बारे में। और द मोस्ट पायस रिवर के बारे में सरस्वती नदी के बारे में मेंशन है। एंड गंगा, एक बार गंगा के बारे में भी है, यमुना के बारे में 3 बार मेंशन किया गया है, कहाँ? ऋग्वेद में। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। फिर आप देखिए एक बैटल है, द बैटल ऑफ 10 किंग्स, दशराजन वॉर। ठीक है, क्या है? दशराजन वॉर। और 10 राजा लड़ते हैं सुदास के साथ और 10 के 10 हार जाते हैं और सुदास जीत जाता है। उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है और ये ऋग्वेद में इसके बारे में जिक्र है, द बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऋग्वेदिक पीरियड का। जो हमने ऋग्वेदिक पीरियड पूरा पढ़ा उसका पॉलिटी क्या था, ऋग्वेदिक पीरियड का सोसाइटी कैसा था, ऋग्वेदिक पीरियड के रिलीजन क्या रहे थे, और ऋग्वेदिक पीरियड के इकोनॉमी कैसे चलती थी ऋग्वेदिक पीरियड में। ये सारे चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि सवाल कहीं ना कहीं यहाँ से तो पूछेगा ही पूछेगा आपसे। ठीक है, तो देखिए पॉलिटी सेक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिस ऑफ बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। सबसे ऊपर में आपका ये आपको देख लीजिए, ये यूनिट है और ये हेड उसके हैं। तो सबसे ऊपर में इस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में कुल आपको दिखेगा फैमिली, उसके बाद ग्राम, विलेज, फिर विश्व, जन और राष्ट्र। यानी कि कुल फैमिली को मिलाकर कुछ फैमिली को मिलाकर बन जाता है गांव, ग्राम, और ग्राम को मिलाकर कुछ गांव को मिलाकर बोलेंगे विश्व, और कुछ विश्व को मिलाकर जन कहा जाता था, एंड द जन को मिलाकर राष्ट्र कहा जाता था। सबसे ऊपर की जो यूनिट थी वो राष्ट्र होता था और सबसे नीचे कुल हुआ करता था। ठीक है, ये था पॉलिटी ऋग्वैदिक पीरियड में। कुल का हेड होता था कुलप्पा, यानी कुलप्पा को हेड कहा जाता था, फैमिली के हेड को। गांव के हेड को ग्रामणी, विश्व के हेड को विश्वपति, और जन के हेड को गोपा या गोपति। ठीक है, राष्ट्र के हेड को ऑब्वियसली राजन, यानी कि राजा ही यहाँ पे हेड करता था, किंग ही यहाँ पे हेड करता, जिसको राजन कहा जाता था ऋग्वैदिक पीरियड में। ठीक, तो ये याद रखिएगा। और जहाँ तक बात करें कि राष्ट्र वॉज रूल्ड बाय किंग और राजन एंड द रॉयल डिसेंट was by hereditary based on the law of primogeniture. Probably elective monarchy was also known. बहुत कम हमें राजा के बारे में तो हमें पता था कि पूरे राष्ट्र को राजा लीड करता था, और वो ऑब्वियसली राजा है तो वो हेरिडेटरी होगा।
लेकिन राजा के मंत्रियों के बारे में हमें बहुत कम पता था। ठीक है, यानी ऋग्वैदिक पीरियड में जो राजा के मंत्री होते थे, वहाँ पे एक वर्ड के बारे में तो हमें पता है, क्या, पुरोहित के बारे में हमें पता है कि राजा का एक पुरोहित हुआ करता था। और डोमेस्टिक प्रिस्ट यहाँ पे कह सकते हैं वॉज द फर्स्ट रैंकिंग ऑफिसर हुआ करता था, एंड ही वॉज द किंग्स। पुरोहित होता कौन था? ये राजा का परसेप्टर, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड हुआ करता था। तो ये एक वर्ड जिक्र है कि राजा के मंत्री वगैरह में क्या होते थे, तो पुरोहित के बारे में एक जिक्र किया गया है। अदर इम्पॉर्टेंट रॉयल ऑफिशियल्स की हम बात करें तो जिसमें सेनानी, आर्मी चीफ जो होता था उसको सेनानी कहा जाता था, और ग्रामनी चीफ तो हमने देखा ही, वो हेड ऑफ़ द विलेज हुआ करता था। फिर आर्मी की बात करें तो उसमें आर्मी फुट सोल्जर्स वाले भी थे, चैरियोटर्स भी थे। वुड, स्टोन, बोन एंड मेटल्स वर यूज्ड इन वेपन्स। तो ये सारे वुड, स्टोन, बोन और मेटल्स ये वेपन्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते थे। एरोज जो था टिप्ड विथ पॉइंट्स ऑफ मेटल, मेटल के पॉइंट्स यहाँ पे क्या थे। तो देखिए ऋग्वैदिक पीरियड में मेटल तो था, मेटल का आविष्कार तो वहाँ पर था। ऋग्वैदिक पीरियड के लोग मेटल के बारे में तो जानते थे, लेकिन कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि वो आयरन, स्पेशली आयरन के बारे में जानते थे। लेकिन ये चीज़ हमें कन्फाइंड हो जाता है जब हम लैटर वैदिक पीरियड पढ़ते हैं। तो लैटर वैदिक पीरियड में हमें मालूम चलता है कि लैटर वैदिक पीरियड के लोग आयरन के बारे में जानते थे, वहाँ पर वेपन्स वगैरह भी क्रिएट करते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर रेफरेंस आर मेड टू द मूविंग फोर्ट एंड मशीन फॉर असॉल्टिंग द स्ट्रॉन्ग होल्ड। फिर द किंग हैड रिलीजियस ड्यूटीज ऑल्सो, ही वॉज द अपहोल्डर ऑफ द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर एंड मोरल रूल्स। ऋग्वेद स्पीक्स असेंबलीज सच एज द सभा, समिति, विदत, गण। तो ऋग्वेद में सभा, समिति, ये असेंबलीज हुआ करती थी, सभा, समिति, विदत और गण। सभा वॉज कमिटी ऑफ फ्यू प्रिविलेज एंड इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स। सभा किसकी किसकी कमिटी हुआ करती थी, तो कुछ इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल्स की। अब इन कमिटीज़ में देखा जाए तो दो बहुत ही इम्पोर्टेंट असेंबलीज हुआ करता था, और वो था सभा और समिति। ये एक्टेड एज चेक्स ऑन द आर्बिट्रेरी रूल ऑफ किंग्स। राजा कहीं आर्बिट्रेरी ना हो जाए, तानाशाह ना हो जाए, उसको चेक करता था सभा और समिति। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत राजा कंट्रोल्ड भी किया जाता था राजा को सभा और समिति के थ्रू। लेटर वेदास रिकॉर्ड दैट द सभा फंक्शनल एज अ कोर्ट जस्टिस। लेटर वेद में अगर देखा जाए तो ये कोर्ट जस्टिस के तौर पर काम करने लगा था यही सभा। थेफ्ट, बर्गलरी, स्टीलिंग ऑफ कैटल, चीटिंग, ये सारा क्या था, उसमें क्राइम के नाम पर ये सारे कुछ थे, ये सब प्रिवेलेंट क्राइम्स हुआ करते थे। हमने पॉलिटी देखा कि किस तरीके से वहाँ पे प्रशासन चलती थी, एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। अब हम सोसाइटी देखते हैं कि सोसाइटी किस तरीके से काम करता है था ऋग्वैदिक पीरियड में। तो ऋग्वैदिक सोसाइटी जो थी वो 4 वर्ण में डिवाइडेड थी, बटी हुई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर हुआ करता था, सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 पे हुआ करता था, सबसे होली हुआ करता, सबसे पवित्र हुआ करता था। और शूद्र जो है वो सबसे खराब वर्णाज में आते थे, यानी जो शूद्र लोग होते थे उनको अलाउड नहीं था इनमें से किसी के साथ शादी वगैरह करने का। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और बाकी की ये देखिए तो ये लोग तो एक दूसरे से शादी कर सकते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय से, क्षत्रिय ब्राह्मण से, ब्राह्मण वैश्य से, वैश्य से, ये शादी कर सकते थे एक दूसरे से, ऊपर जो हो सकती थी। लेकिन इस सोसाइटी में सबसे हाई रैंकिंग जो हुआ करती थी वो ब्राह्मण की, उसके बाद क्षत्रिय और फिर वैश्य, और सबसे लोवेस्ट रैंकिंग थी वो शूद्र की। और ये क्लासिफिकेशन बेस्ड किस चीज़ पे था, तो प्रोफेशन और ऑक्यूपेशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स, वो क्या काम करते हैं उस पर बेस्ड था ये सोसाइटी का क्लासिफिकेशन। अब ये जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण में कौन लोग आते थे, जो टीचर्स हुआ करते थे या पंडित, प्रिस्ट हुआ करते थे, वो लोग ब्राह्मण से आते थे। बेसिकली इन्हें मोस्ट एजुकेटेड लोग कहा जाता था, ब्राह्मण जो हुआ करते थे। और क्षत्रिय में कौन आते थे, रूलर्स, राजा जो हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग क्षत्रिय कैटेगरी में आते थे। जो खेती करते थे, फार्मर्स थे, व्यापारी थे, बैंकर्स थे, ये लोग किस में आते थे, ये लोग वैश्य में आते थे, वैश्याज में आते थे। और चौथा जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी था वर्ण का, वो था आर्टिजान्स और लेबरर्स। ये शूद्र में आते थे, जो लेबर वाले काम करते थे और हाथों से जो कुछ ये सब आर्टिजान्स थे वो सब बनाने वाले काम करते थे, तो वो लोग थे शूद्र। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ा अच्छा था कि ये जो क्योंकि ये जो वर्ण डिवाइडेड था, क्लासिफिकेशन था, उनके प्रोफेशन पे बेस्ड था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके प्रोफेशन
जो था वो हेरिडिटरी था कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय ही होगा, वैश्य का बच्चा वैश्य ही होगा और शूद्र का बच्चा शूद्र ही होगा। ठीक है, ये एक कैटेगरी से नहीं था, वो कुछ भी बन सकता था। और ये हमें कैसे मालूम चलता है कि वो लोग को आज़ादी थी अपने ऑक्यूपेशंस चूज़ करने का। ये ऋग्वेद में ही एक हाइम मिलेगा आपको, उसमें ये कहा जाता है कि मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली टू का डिफरेंट प्रोफेशन उसमें लिए हुए हैं, बिलोंग टू डिफरेंट वर्नास एंड एज इलस्ट्रेटेड बाय द हाइम ऑफ द ऋग्वेद। और इस हाइम में कहता है वो पर्सन कि आई एम अ सिंगर, मैं तो गायक हूँ, माई फादर इज ए फिजिशियन, मेरे पिता फिजिशियन हैं, और माई मदर इज़ अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक ही फैमिली के लोग अलग अलग प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हैं, यानी कि वो अलग अलग कैटेगरी, यानी कि अलग अलग वो वर्नास में डिवाइडेड हो सकते हैं, ये यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है। एंड ऑब्वियसली जो सोसाइटी थी, द यूनिट ऑफ सोसाइटी, जो फैमिली हुआ करता था, कुल जैसे हमने बताया, प्राइमरली मोनोगैमस हुआ करता था, शादियाँ एक ही करते थे, एंड पैट्रियार्कल तो होता ही था। चाइल्ड मैरिज नॉट इन वोग, ठीक है, चाइल्ड मैरिज नहीं होता था, ये ऋग्वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज नहीं होता था, लोग बड़े होने देते थे। विडो मैरी था, यानी कि जिसको उस लड़की को नियोग कहा जाता था, नियोगा। विडो मैरी था कि जो विमेन के हस्बैंड मर जाता है, उस हस्बैंड के भाई यानी कि लड़की के देवर्स से ही शादी करना होता था, यंगर ब्रदर ऑफ हर डिसीज्ड हस्बैंड, और इसको कहा जाता था नियोग। ठीक है, तो विडो की शादी थी लेकिन देवर से करना होता था। फादर्स प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो ऑब्वियसली ये इनहेरिट होता था सन को, बेटे को। राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता था इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल थिंग्स भी और नॉन मूवेबल थिंग्स भी। मूवेबल थिंग्स में जैसे कि कैटल, हॉर्स, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में जैसे लैंड, हाउस, ये तो राइट टू प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट वहाँ पे करता था। टीचर का होम कहाँ होता था, तो स्कूल ही होता था जहाँ पर वो पढ़ाते थे। और क्या पढ़ाते थे, पर्टिकुलर सैक्रेड टेक्स्ट पढ़ाते थे, यानी वेद से ही पढ़ाते थे, पवित्र टेक्स्ट ही पढ़ाया जाता था वहाँ पे। मिल्क और इसके प्रोडक्ट्स जैसे कर्ड, बटर, घी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था उसमें कि खाना खाने का। ठीक है, तो ये सारे हम सोसाइटी डिस्कस कर रहे हैं जिसमें खाना खाने में यूज़ करते थे दूध, दही, बटर, घी, ये सारा कुछ भी यूज होता था। देयर इज ऑल्सो द मेंशन ऑफ ग्रेन, कुक्ड ग्रेन विद मिल्क, इसका भी एक जैसे आज हम लोग खीर बनाते हैं ना, चावल दूध में डाल के, ठीक है, उसको खीर कहते हैं। तो उस समय भी अनाज दूध में डाल के बनाया जाता था, जिसको कहा जाता था सीरा पका मोदनम। ठीक है, सीरा पका मोदनम कहा जाता था। ये भी उस वक्त प्रिवेलेंट था, उस वक्त की सोसाइटी में लोग अपने खाने में यूज़ करते थे। मछली, मीट ऑफ फिश, एनिमल्स, ये सब भी खाया जाता था। नॉनवेज लोग भी थे। लेकिन काऊ को, गाय को आप नहीं मार सकते हो। जी हाँ, गाय को कहा जाता था अघन्य, नॉट टू बी किल्ड, यानी गाय को आप नहीं मार सकते, गाय को कहते थे लोग अघन्य। ऋग्वेद प्रिस्क्राइब्स एज पेनाल्टी देता था, डेथ पेनाल्टी मिलता था अगर आपने गाय को मारा तो, या फिर गाय को इंजर किया तो आपको यहाँ पे किंगडम जो है, वो जो राजा है वो आपको पनिशमेंट देगा। अब अल्कोहलिक ड्रिंक्स में सूरा और सोमा हुआ करता था, लोग कंज्यूम करते थे। आर्यंस जो थे प्राइमरली एग्रीकल्चरल एंड पास्टोरल पीपल थे, जो रिकॉर्ड दियर वेल्थ इन टर्म्स ऑफ काउस। तो अपना वेल्थ यहाँ पे किस तरीके से, तो गाय के टर्म्स में अपना वेल्थ लेते थे, क्योंकि पास्टोरल पीपल थे ना, चरवाहा थे। आर्यंस को क्या कहा जाता है, ये एग्रीकल्चरल पीपल थे और चरवाहा थे, तो गाय सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करता था उसमें। अम्यूजमेंट्स इंक्लूडेड जैसे म्यूजिक, डांसिंग, चैरियट रेसिंग एंड डाइसिंग, ये सारा कुछ था। वन स्टेंजा इन ऋग्वेद नोन एज द गैम्बलर्स ऑफ लैमेंट सेज माई वाइफ रिजेक्ट्स मी एंड हर मदर हेट्स मी। ठीक है, तो म्यूजिक, डांसिंग, चैरियट राइजिंग, ये सब भी वहाँ पे हुआ करता था ऋग्वेदिक सोसाइटी में। ऋग्वेदिक सोसाइटी का रिलीजन क्या था, वहाँ पे उस वक्त के लोगों का रिलीजन क्या हुआ करता था, तो ऋग्वेदिक टाइम में गॉड्स वर्शिप्ड वर जनरली द पर्सोनिफाइड पावर्स ऑफ नेचर, नेचर को ही पूजा करते थे ऋग्वेदिक के लोग। एंड इट वॉज बिलीव्ड दैट डिवाइन पावर्स वर कैपेबल ऑफ कन्फरिंग both boons and punishment on man. Fire was sacred as it was regarded to be the intermediary between man and God. आग को पवित्र मानते थे ऋग्वेदिक पीपल। ठीक है, वो मानते थे कि इंसानों और भगवान के बीच का एक इमीडिएटरी के तौर में, इंटरमीडियरी के तौर पर फायर काम करता है, यानी फायर ही जो है इंसानों को भगवान से जोड़ता है। और कहा जाता है 33 भगवान हुआ करते थे करीबन। लेटर डे ट्रेडिशन क्लासिफाइड देम, और इन 33 भगवानों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। और वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सा था, टेरेस्ट्रियल, एरियल, सेलेस्टियल।
ठीक है। टेरेस्ट्रियल पृथ्वी सानिया, एरियल अंतरिक्ष सानिया, और सेलेस्टियल द्युष सानिया। टेरेस्ट्रियल जो भगवान हुआ करते थे, इनमें आते थे पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति। एरियल थे, वो थे इंद्र, रुद्र, वायु, वत एंड पर्जन्य। सेलेस्टियल भगवान में कौन आते थे? दौस, सूर्य। सूर्य जो थे पांचों फॉर्म्स में, सूर्य, सावित्री, मित्र, पुषाण, विष्णु, वरुण, अदिति, उषा, अश्विन, ये सारे भगवान हुआ करते थे। 3 कैटेगरी में डिवाइडेड थे ये 33 भगवान। ठीक है। देखा गया कि इंद्र, अग्नि और वरुण ये सबसे ज़्यादा ऋग्वेदिक आर्यंस लोग वो के बीच में पॉपुलर थे। ये 3 भगवान सबसे ज़्यादा माना जाता था, इंद्र, अग्नि और वरुण को। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट कहा जाता था। और देखिए इंद्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे ऋग्वेदिक पीरियड में। ये कैसे हमें मालूम चलता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? क्योंकि इंद्र के बारे में ना ऋग्वेदिक में 250 हाइम्स लिखे गए हैं। ऋग्वेदिक पीरियड में 250 हाइम्स हैं जो डेडिकेटेड हैं इंद्र के, और इंद्र को रेन ऑफ गॉड कहा जाता था। अग्नि को अगर देखा जाए तो 200 ऋग्वेदिक हाइम्स लिखे गए हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भगवान हुआ करते थे। वरुण ये पर्सोनिफाइड वाटर थे, ठीक है, ये पानी थे। हु वॉज सपोज टू अपहोल्ड रीता और द नेचुरल ऑर्डर, ऋतस्य योग, तो ये था। फिर सूर्य को 5 फॉर्म्स में यहाँ लोग पूजा करते थे। और क्योंकि सूर्य गॉड वो गॉड होते थे हु यूज टू ड्राइव डेली अक्रॉस द स्काई इन हिज चैरियट ड्रिवन बाई 7 हॉर्सेस, क्योंकि वो डेली हमें उसमें दिखा देते थे सूर्य, और जिन्हें देखा जाता था जैसे कि वो 7 घोड़ों पे बैठे हुए, अपने रथ पे बैठे हुए हैं 7 घोड़ों के साथ। ठीक है, 7 घोड़े उनकी रथ को खींच रहा है। तो ये उस वक्त से ही माना जाता है, ऋग्वेदिक पीरियड से ही। फिर सावित्री जो कि फेमस गायत्री मंत्र जो है एड्रेस टू हर किया गया था, तो गॉड ऑफ लाइट कहा था सावित्री को। मित्र सोलर गॉड हैं, और पुषाण गॉड ऑफ मैरिज, पुषाण गॉड ऑफ मैरिज, मेन फंक्शन गार्डिंग ऑफ रोड्स, हर्ट्समैन एंड स्टेइंग कैटल। विष्णु को गॉड ऑफ विच कवर्ड विद अर्थ इन 3 स्टेप। सोम आपको पता ही होगा, ओरिजिनली अ प्लांट था प्रोड्यूसिंग अ प्रोटीन ड्रिंक ड्यूरिंग कोर्स ऑफ अग्निस्तोमा सेक्रीफाइस। तो 9th मंडल ऋग्वेदिक का, 10th मंडल हमने आपको बताया था कि ऋग्वेदिक सोसाइटी का जो वर्ण है वो 10th मंडल में ऋग्वेदिक पीरियड में। तो 9th मंडल में क्या है? 9th मंडल जो कंटेंस करता है 114 हाइम्स, ये एट्रीब्यूट करता है सोम को। जी हाँ, ये जो सोम हमने अल्कोहलिक ड्रिंक के बारे में आपको बताया, ये किसी प्लांट से प्रोड्यूस होता था। ठीक है, इसको पोटेंट ड्रिंक भी कहा जाता था। इसके बारे में 114 हाइम्स आपको मिलेंगे। 9वें मंडल में सोम के बारे में मिलता है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द सोम मंडल, इसलिए 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अदर गॉड्स गॉडेस, जैसे रुद्र, द्युष, अश्विन, अदिति, सिंधु, ये सब हुआ करते थे। समटाइम्स गॉड्स वर विजुअलाइज एज एनिमल्स के तौर पर विजुअलाइज किया जाता था, बट देयर वाज नो एनिमल वर्शिप। लेकिन जो आपने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो पेड़ और ट्री यानी ट्री और एनिमल दोनों की पूजा करते थे, लेकिन ऋग्वेदिक लोग एनिमल की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, भगवान को भले ही एनिमल्स के तौर पर विजुअलाइज किया जाता था, लेकिन उनकी एनिमल की पूजा होती नहीं थी। ऋग्वेदिक रिलीजन का नेचर था हेनोथिज्म, दैट इज़ द बिलीफ इन मैनी गॉड। बहुत सारे भगवान में विश्वास हुआ करता था, बट ईच गॉड स्टैंडिंग आउट इन टर्न्स एज द हाईएस्ट। लेकिन जो सभी गॉड थे उनकी रैंकिंग बनी हुई थी कि ये गॉड सबसे ज़्यादा माने जाएंगे, ये थोड़े कम, ये थोड़े कम, ये रैंकिंग थी। लेकिन लोग काफ़ी सारे गॉड में विश्वास करते थे, यानी कि ऋग्वेदिक पीरियड के जो लोग थे वो हेनोथिज्म थे। दियर रिलीजन प्राइमरली कंसिस्टेड ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड्स विद सिंपल सेरेमोनियल करते थे, याजना करते थे ऋग्वेदिक के लोग। याजना जिसको सेक्रीफाइस कहते हैं, बलिदान कहते हैं। सेक्रीफाइसेस कंसिस्टेड ऑफ ऑफरिंग ऑफ मिल्क, घी, ग्रेन, फ्लेश एंड सोम, ये सारा कुछ यहाँ पे याजना के तौर पर दिया जाता था। यानी सेक्रीफाइस के तौर पर दूध, घी, अनाज, मीट और सोम जो कि ड्रिंक था, अल्कोहलिक ड्रिंक, वो दिया जाता था। और ये जो याजनाज ऋग्वेदिक पीरियड में यानी अर्ली वैदिक पीरियड में छोटे पैमाने पे याजनाज होते थे, ये सेक्रीफाइसेस लैटर वैदिक पीरियड में ना और बढ़ जाते थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब लैटर वैदिक पीरियड देखेंगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि ये जो याजनाज सेक्रीफाइस, ये बलिदान देने की जो प्रथा थी, जो सिस्टम था, ये बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इकोनॉमी अब बात करते हैं। ये तो हमने क्या रिलीजन की बात हमने कर ली, रिलीजन की बात की, हाँ रिलीजन की बात कर ली हमने ऋग्वेदिक लोग की। लास्टली हम लोग बात कर लेते हैं इकोनॉमी की। तो आर्यंस क्रॉस द नोमैडिक स्टेज। अब नोमैडिक स्टेज तो आर्यंस क्रॉस कर चुके थे,
क्योंकि ये जो ऋग्वैदिक पीपल थे ये बेसिकली आर्यंस थे। तो अब ये घूम घूम कर ऐसा सिर्फ चरवाहा नहीं थे, अब ये एक जगह सेटल होकर खेती भी करते थे। येट ग्रेट इंपॉर्टेंस वॉज अटैच टू हर्ड्स ऑफ कैटल, वेरियस एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। ये तो था कि अब ये लोग सेटल हो चुके थे, नोमैडिक स्टेज से आगे बढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी इन लोगों को एनिमल्स से थोड़ा प्यार तो था। ठीक है, तो काफ़ी सारे एनिमल्स को ये लोग पालतू बनाते थे, पालते थे। द वैदिक पीपल वर प्रोबेबली नॉट फेमिलियर विद कैट एंड कैमल। ये एक चीज़ याद रखिएगा, बिल्ली और ऊँट से, कैट एंड कैमल से फेमिलियर नहीं थे, कैट एंड कैमल के बारे में नहीं जानते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। और यहाँ देखिए टाइगर के बारे में भी नहीं जानते थे, बट द वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायन, एलिफेंट, बोर के बारे में जानते थे इंडस वैली ऋग्वैदिक पीरियड के लोग। हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लायन को नहीं जानते थे और टाइगर को जानते थे। ठीक है, टाइगर जानते थे क्योंकि टाइगर हमने देखा था कि शिव का जो मिला था उसके नीचे बनाया गया था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टाइगर के बारे में यहाँ पे नहीं जानते हैं ये ऋग्वैदिक के लोग। तो वहाँ से यहाँ पे इस जानवर के बारे में उल्टा है, तो ये आप समझ सकते हैं। कैट और कैमल के बारे में नहीं जानते थे। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वेरी लिटिल ऑफ ट्रेड वॉज देयर। ट्रेड बहुत कम होता था, ऋग्वैदिक पीपल करते थे। मनी एंड मार्केट्स वर नोन। मनी मार्केट्स तो पता था, बट दे वर नॉट एक्सटेंसिवली, लेकिन एक्सटेंसिवली यूज़ होता नहीं था। तो ऋग्वैदिक पीरियड में लोग गाय, काउ एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ये दो चीज़ें, ठीक है, काउ एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ फिक्स्ड वैल्यू वर द मीडिया ऑफ एक्सचेंज हुआ करता था। कौन सा? काउ एंड गोल्ड। ठीक है, याद रखिएगा, जब हम लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तब आपको उस चीज़ का और भी थोड़े चेंजेस दिखेंगे आपको लेटर वैदिक पीरियड में। क्वाइंस ना ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जानते थे क्वाइंस के बारे में, और ना ही ऋग्वैदिक पीरियड के लोग क्वाइंस के बारे में जानते थे। तो ऑब्वियसली मीडिया ऑफ एक्सचेंज जो ऋग्वैदिक पीरियड में था वो था काउ एंड गोल्ड। Complexity in producing goods made its appearance. Men of various professions like carpenters, smiths, tanners, weavers, potters and grinders of corn were there. ये सारे लोग वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। कारपेंटर्स ये सब होते थे, स्मिथ होते थे, टैनर्स, वीवर्स, पोटर्स, ये सारे लोग एग्जिस्ट करते थे ऋग्वैदिक पीरियड में। ठीक है, तो इस तरीके से ये इकोनॉमी चलती थी ऋग्वैदिक लोगों का। एंड द आर्ट ऑफ हीलिंग वुंड्स, क्योरिंग डिजीज वर इन एग्जिस्टेंस। अब आप कहो कि डॉक्टर इन द सेंस, आज के टाइम का जो डॉक्टर है, आप कह सकते हो कि ऋग्वैदिक टाइम में डॉक्टर के तौर पर काम होता था, यानी कि वहाँ पे बीमारियाँ ठीक करी जाती थी, घाव ठीक करे जाते थे, यहाँ तक कि सर्जरी भी की जाती थी एक्सपर्ट्स के द्वारा। किस चीज़ से? लॉन्ग विथ हर्ब, जड़ी बूटियों और ड्रग्स चाम्स वगैरह यूज़ किया जाते थे, स्पेल्स, ठीक है, और मंत्र वगैरह से ये बीमारी वगैरह ठीक किया जाता था, चोट वगैरह ठीक किया जाता था। रिगार्ड एज द इक्वल पोटेंशियल इन हीलिंग डिजीजेज। तो यहाँ हमने आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री के चैप्टर ख़त्म किए, इंडस वैली सिविलाइजेशन और ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड को हम ईयरली वैदिक पीरियड भी कहते हैं। और अगला जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में वो होगा लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं बीपीएससी सिंप्लीफाइड के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।